हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसके लिए हमारा पार्ट नंबर सेकंड रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं 30वीं शताब्दी का संकट, लिंग साक्षरता और संस्कृति, तीसरा आपका आ जाएगा आर्थिक विस्तार। तो इन तीन टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, 30वीं शताब्दी का संकट। तो हमने जो भी पढ़ा तो हम कह सकते हैं पहली और दूसरी शताब्दी में क्या थी, शांति थी, समृद्धि थी और आर्थिक विस्तार था। लेकिन जैसे ही 30वीं शताब्दी आती है तो इस टाइम पे क्या होता है, तनाव बढ़ने लग जाता है। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य के अंदर। ठीक है, अब 230 ईस्वी में क्या हो रहा था, साम्राज्य कई समस्याओं से भर चुका था। 230 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 230 ईस्वी की, यानी कि हम 30वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 30वीं शताब्दी होती कब से कब तक है? 200 से 300। ठीक है, तो 30वीं शताब्दी की यहाँ पर बात हुई, आपको समझ आ गया। तो होता क्या है, ईरान में 225 ईस्वी में एक आक्रामक वंश उभर कर आता है, जिस वंश के लोग अपने आप को ससानी कहते थे। ठीक है, यानी कह सकते हो ससानी वंश के लोगों ने क्या करा, ये जो ससानी वंश से क्या है ईरान में उभर कर सामने आया, ठीक, काफी आक्रामक था। ठीक है, और 15 सालों के अंदर अंदर क्या हो गया, ये तीव्रता से फरात की दिशा में फैल गया। और आगे मैं बात करूं तो तीन भाषाओं का एक प्रसिद्ध शिलालेख, ठीक है, शिलालेख क्या होता है मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ इस चैप्टर के, तो हमारे बार आप जाकर सुन सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। अगर देखा है तो आपको पता ही होगा। तो तीन भाषाओं के प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान का एक शासक था जिसका नाम था शाहपुर प्रथम। तो उसने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का खात्मा कर दिया, मतलब कि उनको जड़ से खत्म कर दिया, मार दिया है। ठीक है, आप समझ सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। और आगे मैं बात करूँ तो रोम साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी है, कौन सी है? एंटियोक, उस पर भी नियंत्रण कर लिया। 60,000 सैनिक को भी खत्म कर दिया है, और जो पूर्वी राजधानी साम्राज्य की एंटियोक, उस पर भी नियंत्रण कर लिया है। ठीक है, और क्या हुआ, 233 से 280 तक की अवधि में उन प्रांतों की सीमा पर बार बार हमले हुए, जो कि काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो रोमवासी हैं, रोमवासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र, अब डैन्यूब क्या है, जो नदी है, आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, राइन नदी डैन्यूब नदी थी जो उत्तरी सीमा का निर्धारण करती थी रोम साम्राज्य की। तो डैन्यूब नदी है, उससे आगे का क्षेत्र है वो छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था रोमवासियों को। ठीक है, जबकि जबकि जो यहाँ इस काल के सम्राट हैं, उन लोगों के खिलाफ लगातार युद्ध करते रहे, जिन्हें रोमवासी क्या कहते थे? विदेशी बर्बर कहते थे। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है ना, आगे मैं बात करूँ, 30वीं शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में कई सम्राट सत्तासीन हुए, मतलब कि आप कह सकते हो थोड़े थोड़े टाइम में क्या सम्राट चेंज हो रहे थे। ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम तक वो नहीं टिक रहे थे। जैसे कि हम बात कर लें, यहाँ पर डेटा भी दे रखा है कि 47 वर्षों में 25 सम्राट यहाँ पर बदले। कितने? 47 साल में 25 सम्राट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ना, इस अवधि में साम्राज्य को काफ़ी तनाव की हालत में गुजरना पड़ा, इसलिए हम इसको कहते हैं 30वीं शताब्दी का संकट। हम नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, लिंग साक्षरता और संस्कृति, यानी कि इन तीनों का स्टेटस कैसा था रोमन साम्राज्य के अंदर, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन साम्राज्य में हमें एकल परिवार ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है, यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। ठीक है, और आगे मैं बात करूँ तो दासों को परिवार में शामिल किया जाता था। दास यानी कि स्लेव्स, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। ठीक है, रोमवासियों के लिए परिवार का कंसेप्ट यही था कि दासों को शामिल करना है। ठीक है, ऐसा समझ पाई कि मैंने आपको एकल परिवार का मतलब बता ही दिया है। आगे हम बात करें गणतंत्र के परिवर्ती काल में। अब गणतंत्र कब से कब तक था? 509 बीसी से 27 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद का काल को हम क्या कहेंगे? परिवर्ती काल कहेंगे, गणतंत्र का परिवर्ती काल। और गणतंत्र के परिवर्ती काल यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, 27 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है, यानी कि 27 ईसा पूर्व के बाद की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस टाइम में क्या था, विवाह के रूप में पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी। ठीक है, जो उसकी खुद की संपत्ति है, घर की पैतृक संपत्ति, वो उसको नहीं दिया करती थी। किसको? अपने पति को। और लेकिन जो स्त्री का दहेज था वो विवाह के दौरान ही उसके पति को मिल जाता था, उसके पास चले जाया करता था। ठीक है, यहाँ पर हम देखो लिंग की बात ही कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे हम बात करें, और पत्नी अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की पूर्ण मालिक बन जाती थी। यानी कि देखो, जो बेटी है, जो पत्नी, शादी उसकी हो गई, लेकिन जो लड़की है, अगर उसका पिता मर गया तो उसकी जितनी भी संपत्ति थी उसके पिता की, वो सारी किसको मिल जाती है? उसकी बेटी को मिल जाती है। ठीक है, पूरी तरीके से मालिक बन जाती है। ठीक है, जिसकी शादी हुई थी। आए समझ? आगे हम बात करें
कानून के अनुसार क्या था, पति पत्नी को 2 अलग अलग वित्तीय हस्ती माना जाता था, ठीक है, यानी कि एक हस्ती में अलग अलग इनको वित्तीय हस्ती माना जाता था। और पत्नी को पूर्ण रूप से वैधिक स्वतंत्रता हासिल थी, यानी कि लीगली हम कहें तो पत्नी क्या थी, स्वतंत्र थी, ठीक है। और तलाक यानी कि डिवोर्स देना काफ़ी ईजी था उस टाइम पे। क्या करना होता था केवल, आज तो काफ़ी कोर्ट में घूमना पड़ता है, ठीक है, ये सब उस टाइम पे नहीं था। केवल क्या करना पड़ता था, इसके लिए पति पत्नी को सिर्फ विवाह भंग करने की सूचना देनी होती थी कि भाई हमें डिवोर्स चाहिए, यानी कि तलाक चाहिए, बस सूचना देनी होती थी, इतना ही काम करना है, आपका तलाक हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। और आगे हम बात करें, जो पुरुष है यानी कि जो मेल है वो 28 से 32 की उम्र में क्या करता था, शादी करता थे, यानी शादी करते थे। और लेकिन महिला की हम बात करें वही तो वो 16 से 23 की उम्र में क्या करती थी, शादी करती थी, यानी कि विवाह करते थे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो आप कितना डिफरेंस है पुरुष और महिला के अंदर शादी की एज को लेकर, ठीक है ना। और आगे हम यही बात कर सकते हैं कि जो पति है पत्नी पर अत्याचार करते थे, मतलब कि जो पति है वो पत्नी पर क्या करता था, हावी रहता था, अत्याचार करते थे, ठीक है, टॉर्चर जिसे हम कहते हैं वो करते थे। आया समझ। तो ये क्या था, हमने जेंडर की हमने बात कर ली, लिंग की हमने बात कर ली। अब आगे हम बात करें साक्षरता की। तो रोमन साम्राज्य के अंदर काम चलाऊ साक्षरता दर थी, यानी कि हर जगह हम कह सकते हैं काम चलाऊ साक्षरता दर यहाँ पर लिटरेसी रेट था, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, जैसे कि सैनिक हो गया, अफसर हो गया, प्रबंधक, ठीक है, तो ये क्या थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बाकी काम चलाऊ साक्षरता क्या थी, हर जगह विद्यमान थी रोमन साम्राज्य। ये तो बात होगी साक्षरता की। अब हम बात करते हैं संस्कृति की। ये तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता अधिक थी, ठीक है। आगे हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर अनेक भाषा बोली जाती थी, जैसे कि मिस्र में कोप्टिक भाषा बोली जाती थी, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक, बर्बर, स्पेन में कैल्टिक भाषा बोली जाती थी, जो कि यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अनेक देवी देवता पूजे जाते थे, यानी कि यहाँ पर एक ही देवी देवता, यहाँ पर अनेकों देवी देवता यहाँ पर पूजे जाते थे, यानी उनकी पूजा होती थी। और वेशभूषा में भी यहाँ पर विभिन्नता थी, और वेशभूषा विभिन्नता जब भी आएगी जब अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण कितना है रोमन साम्राज्य के अंदर। और आगे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जितनी भी अधिकतर भाषाएं थी वो मौखिक थी, क्योंकि लिपि और लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था। मौखिक मतलब यानी कि बोलचाल में थे, लिखित रूप में वो नहीं थी, क्योंकि लिपि का अब वही भाषा जिसकी लिपि की वही तो लिखी जाएगी ना, तो लिपि और लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था, केवल बोलचाल में वो भाषा थी, अधिकतर जो भाषाएं थी। अब जो पहले 5वीं शताब्दी की बात मैं यहाँ पर करूँ तो जो अर्मीनियाई भाषा है वो 5वीं शताब्दी के अंदर लिखी जाने लगी थी। और जो बाइबल है उसका कोप्टिक भाषा में अनुवाद भी हो चुका था 30वीं शताब्दी तक, ठीक है। और जो लातीनी भाषा के प्रसार से क्या हुआ, कैल्टिक भाषा में लिखा जाना प्रथम शताब्दी के बाद समाप्त हो गया, यानी कि जब लातीनी भाषा का प्रसार हुआ तो कैल्टिक भाषा में लिखा जाता था उसकी जगह पर अब लातीनी भाषा में लिखा जाने लगा प्रथम शताब्दी के बाद, ठीक है, क्योंकि प्रथम शताब्दी के बाद समाप्त हो गया, किस में लिखा जाना, कैल्टिक भाषा में। आया समझ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर संस्कृति के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आर्थिक विस्तार की। तो साम्राज्य बंदरगाह, खदाने, खान, ईंट भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्री काफ़ी मात्रा में थी, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसके आर्थिक विस्तार को दर्शा रही है। गेहूँ, अंगूरी, शराब, जैतून का तेल की मांग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। ये स्पेन से आता था, उत्तरी अफ्रीका और मिस्र, इटली से ये आते थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य के अंदर गेहूँ, अंगूरी, शराब की काफ़ी मांग थी, तो ये सब स्पेन से आते थे, उत्तरी अफ्रीका से आते थे और मिस्र, इटली से आते थे, ठीक है, कोई पता होना चाहिए। और आगे हम बात कर सकते हैं शराब, जैतून का तेल, जितने भी तरल पदार्थ हैं उनको धुलाई जिन मटकों कंटेनरों में की जाती थी उनको एम्फोरा कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। जितने भी तरल पदार्थ हैं, जैतून का तेल हो गया, शराब हो गई, जिनकी धुलाई जिन कंटेनर या मटकों में की जाती थी उनको एम्फोरा कहा जाता था, ठीक है, आया समझ। आगे हम बात करते हैं ड्रेसल 20 की। ये क्या था, तो स्पेन में जैतून के तेल कंटेनरों को ड्रेसल 20 कहा जाता था, ठीक है, उसके नाम से जाना जाता। अब तुम्हारे मन में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा, भाई इसको ड्रेसल 20 क्यों कहते हैं और कुछ क्यों नहीं कहते। तो यहाँ पर एक पुरातत्व का नाम आता है जिनका नाम है हेनरिक ड्रेसल। तो इन्होंने इस किस्म के जो कंटेनर है उनका रूप तय किया था, इसलिए हम इसको ड्रेसल 20 कहते हैं, ठीक, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इसको रूप तय किया था और इनका नाम क्या था, हेनरिक ड्रेसल था, तो इसलिए हम इसको ड्रेसल 20 कह देते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है, इनाम पड़ा है, ठीक है। और आगे हम बात कर सकते हैं स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतावली प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में कामयाब हुए। अब ऐसा कब हो सकता है, मेनली जब जो स्पेन के जैतून के तेल उत्पादक हैं उन्होंने कम दाम में बेचा होगा और अच्छी गुणवत्ता वाला बेचा होगा, तभी तो वो जो इतावली इनके प्रतिद्वंदी हैं तेल उत्पादक उनसे आगे हो गए, ठीक है। उनको जो मार्केट था वो इन्होंने क्या कर लिया, कवर कर लिया, छीन लिया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, उत्तरी अफ्रीका के जो तेल के उत्पादक है उन्होंने
बराबरी कर ली स्पेन की, ठीक है। जो बाद में जो उत्तरी अफ्रीका के जो भी तेल उत्पादक थे उन्होंने स्पेन की बराबरी कर ली। आगे हम बात कर सकते हैं जो साम्राज्य की हम बात करें रोमन साम्राज्य की, तो यहाँ पर ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो कि अपनी उर्वरता की वजह से मशहूर थे, जैसे कि इटली में कैंपेनिया हो गया, सिसिली हो गया, मिस्र में फैयूम, गैलीली हो गया आदि। और जो प्रदेश है यहाँ पर घनी आबादी वाले प्रदेश थे और धनी लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। ये आप कह सकते हो धनी लोगों की रहने की जगह थी। और ये भी आपको याद रखना है कि जो सबसे अच्छी तरह की अंगूरी शराब आती थी कैंपेनिया से आती थी। कहाँ से? कैंपेनिया से, ठीक है ना। और गैलीली में गहन खेती की जाती थी। तो ये कुछ पॉइंट है आपको पता होने चाहिए, ठीक है, याद रख लेना थोड़े से। और एक वर्ड यहाँ पर और आता है मैपोलिया। अब ये क्या होता है? लेकिन ये तो ऐसे क्षेत्र हो गए जहाँ पर क्या थी, समृद्धि थी, यानी कि घनी आबादी भी रहती थी, समृद्ध जगह थी। लेकिन साम्राज्य के अंदर ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जगह थी जहाँ पर जो अवस्था वो काफ़ी कम उन्नत थी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं नुमीडिया, ठीक है, जो आधुनिक अल्जीरिया है अपना, उसको हम पहले हम नुमीडिया कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋतु प्रवास बहुत बड़े लेवल पर होता था। ऋतु प्रवास क्या होता है? हम कह सकते हैं ऋतु के अनुसार क्या करना, प्रवास करना, ठीक है। जैसे कि गर्मी में किसी ऐसे इलाके पर चले जाना जहाँ पर सर्दी में जैसे किसी गर्म इलाके पर चले जाना, यानी ऋतु के अनुसार प्रवास करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और आगे हम बात कर सकते हैं चरवाहे और अर्ध यायावर, ठीक है। चरवाहे आप कह सकते हो जो यायावर होते हैं, इनका मतलब क्या होता है? जो कि एक जगह पर टिकते नहीं है, आज इधर है कल उधर है, ठीक है। यानी कि अपना कह सकते हैं भाई संसाधन की तलाश में या खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करते रहते हैं, ठीक है, जाते रहते हैं। इनको हम कहते हैं यायावर कहते हैं। तो चरवाहे और अर्ध यायावर अपने साथ में ओवन के आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैपोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैपालिया। और आगे हम बात कर सकते हैं चरवाहे और अर्ध यायावर। यायावर क्या होता है? जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, यानी प्रवास करते रहते हैं खाने पीने की तलाश में या और किसी चीज़ की तलाश में, ठीक है। तो चरवाहे और अर्ध यायावर अपने साथ में ओवन आकार की झोपड़ियाँ लेकर उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, ठीक है। जो ओवन के आकार की झोपड़ियाँ लेकर जाते थे, ठीक है, उठाए फिरते थे, इसको मैं कहते हैं मैपालिया कहते हैं। क्या? मैपालिया, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या था? आपका आर्थिक विस्तार वाला टॉपिक था। हमने 3 टॉपिक की बात करते हमने देख ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ डाउट पूछ सकते हो। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अपना डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए